हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसे आपको सभी को पता लग गया होगा, कल रेलवे ने जेई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर वैकेंसी है हमारे पास 2576। तो इसमें आपको आरआरबी जेई की फुल डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि आरआरबी जेई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रमोशन कैसी होगी, सैलरी कितनी होगी, सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी जेई की। तो इसमें हम एलिजिबिलिटी एरिया कवर करेंगे, सिलेबस के बारे में कवर करेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, आरआरबी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी, जो तमाम चीजें इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं आरआरबी जेई किस ग्रुप में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, एक नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है। ये एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है और यहाँ पे एज लिमिट होती है 18 से लेके 33 साल। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको वहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, जेई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, वहां पे बहुत सारी अलाइड स्ट्रीम्स भी होती हैं। तो इस पूरी नोटिफिकेशन में आपको अलाइड स्ट्रीम्स जो एलिजिबल है वो भी दिखाई देगी। यहाँ पे हम देखते हैं डिप्लोमा, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रेलिवेंट फील्ड के अंदर तो आप एलिजिबल है। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो अभी भी आप एलिजिबल है, लेकिन आपको स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। अगर आपने आईटी से किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है बीटेक, अगर आपने बीटेक डेटा साइंस से किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपने पूरी की पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से देखनी होगी। अगर आपने मान लो मैकेट्रॉनिक्स किया है और आप कंफ्यूज है कि मैं आरआरबी जेई का एग्जाम भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, तो ये मैकेनिकल की एक अलाइड ट्रेड में आती है तो आप एलिजिबल होंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारी अलाइड स्ट्रीम्स होती हैं इसके अंदर। और एक और मेन बात यह है, जो बच्चे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको पहले सीबीटी 1 देना होगा। जैसे आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सीबीटी 1 के अंदर बहुत सारे प्रेफरेंस होते हैं पोस्ट के। अब आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतनी ज्यादा पोस्टों पे आप एलिजिबल होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर है तो, लेकिन जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतनी पोस्टों पर आप एलिजिबल होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, इसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक पे दिया जाता है, साथ के साथ जो आपका डेली अलाउंसेस है वो आपको दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 46,000 के करीब होगी। ट्रेनिंग के बाद ये सैलरी 55 से लेके 60,000 के बीच में हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, एक्स सिटी में, वाई सिटी में, जेड सिटी में। तो ये डिपेंड करेगा। अगर आप जेड सिटी में तो आपकी सैलरी कम होगी क्योंकि वहां पे एचआरए कम होता है। अगर आप एक्स सिटी में जैसे न्यू दिल्ली के अंदर है तो वहां पे एचआरए बहुत अच्छा मिलता है, तो इसके हिसाब से आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमोशन के एक्सपेक्ट कैसे हैं जेई के अंदर। तो सबसे पहले आप जेई में रिक्रूट होंगे। इसके बाद आप कुछ सालों के बाद 5 से 6, 7 या 7 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस जोन के अंदर वैकेंसी कितनी है। तो आप एसएससी बनेंगे। एसएससी के बाद आप असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर बनेंगे, डिविजनल इंजीनियर, सीनियर डिविजनल इंजीनियर। तो यहां तक कोई भी जेई पहुंच सकता है अगर उसने अर्ली एज में एग्जाम को क्रैक किया होगा। अगर मान लीजिए उसने 21 से 22 साल में एग्जाम को क्रैक कर लिया तो ये डिविजनल इंजीनियर तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो प्रमोशन है वो थोड़ी स्लो है अगर मैं बात करूं एसएससी जेई के कंपैरिजन में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो एप्टीट्यूड है, यहाँ पे जो मैथ्स पूछा जाएगा वो बेसिक मैथ्स होगा, एडवांस मैथ्स नहीं होगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल होता है। जनरल साइंस
10th तक आपको साइंस अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छे से जनरल साइंस को कवर करना है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। टोटल क्वेश्चंस है 100 और टोटल मार्क्स है हमारे पास 100। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको लेना है 75 प्लस आप ले सकते हैं। एग्जाम इजी आता है, इजीली आप क्रैक कर सकते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, अब सिलेबस देख लेते हैं क्वांट का। तो पार्टनरशिप आपसे पूछा जा सकता है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, ऐसे ही आप सिलेबस को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ये सिलेबस है रीजनिंग का। जो नॉर्मल रीजनिंग आती है, जो आप सालों से पढ़ रहे हैं, वही रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाएगी। आपसे पजल पूछा जाएगा, सिलोजियम पूछा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा, इनइक्वालिटी पूछा जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, बायो के क्वेश्चन नहीं होंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर हम सिलेबस देखें तो फिजिक्स के अंदर आपसे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड, मोशन। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप इजीली कवर कर सकते हैं। यहां से जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टेक्निकल एबिलिटी। अब ये टेक्निकल एबिलिटी क्या है? मान लीजिए आपने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अब वहां पे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अब वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो होंगे उस अलाइड डिसिप्लिन से आपसे पूछा जाएगा। जिस डिसिप्लिन में आपने फॉर्म को अप्लाई किया, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से अप्लाई किया, अगर आपने इलेक्ट्रिक से अप्लाई किया, अगर आपने मैकेनिकल से, सिविल से अप्लाई किया है, तो उसमें जो भी चीजें सिलेबस में होंगी वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके टेक्निकल एबिलिटी का है। इसका मतलब क्या है कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इस पेपर के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आपका नॉर्मल पूछा जाता है। अगर मैं गेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए टेक्निकल एबिलिटी के अंदर, तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। अगर मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आपको 150 में से कम 110 मार्क्स लेने हैं अगर आप किसी भी जॉब में नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ जनरल अवेयरनेस का हमारे पास सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, कल्चर। बेसिक कंप्यूटर में आर्किटेक्चर आपसे पूछ सकता है, इनपुट आउटपुट, एमएस ऑफिस के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। तो कंप्यूटर आप इजीली कवर कर सकते हैं, आसानी से ये कवर हो सकता है, 1-2 दिन में कवर हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी टेंशन नहीं लेनी। जनरल अवेयरनेस को भी आप अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपने सिलेबस को देखना है कि क्या क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करो। उसमें आप देखो कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको अच्छे से 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, उसको एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट दो उसका, आप खुद को एनालिसिस करो कि मुझे क्या चीजें आती है, क्या चीजें नहीं आती, शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके, और रिवीजन आपका जरूरी है। और एमसीक्यू आपसे प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, आप अच्छे से चीजों को अटेंड कर पाएंगे, एग्जाम में आप नर्वसनेस नहीं होगी। साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस से आप स्पीड कवर कर सकते हैं आसानी से, आपको टाइम की कोई वो नहीं होगा कि मुझे टाइम यार
कम पड़ जाता है, 120 भी मिनट कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, अब अच्छे से एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कवर करेंगे, तो सिली मिस्टेक नहीं होंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जेईई से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।